हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आपने जारी रखा होगा ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम हो हिमाचल का उसको क्रैक कर सकें। ठीक है। तो हमने जो है वो कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और आपका बिलासपुर, ये सब ज़िले, मंडी कर लिए हैं, है ना। इसके जो है मैंने पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको बताया भी है कि ये इसमें इम्पोर्टेंट है। तो आज हम करेंगे कांगड़ा जिला, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कि कांगड़ा जो है इसका मैंने मैप भी लगाया है, देखो कांगड़ा कहाँ पे पड़ता है आपके। तो कांगड़ा के जो है ये हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में जो है ये पड़ता है। और इसके आपके दक्षिण में जो है वो कौन कौन से ज़िले आते हैं, वो दक्षिण में है आपके ऊना, हमीरपुर और मंडी। ठीक है। और इसके पूर्व में जो है वो कुल्लू है और लाहौल स्पीति, और उत्तर में चंबा और पश्चिम में पंजाब राज्य की सीमाएं लगती है। ठीक है। तो इसमें जो धौलाधार पर्वत है, ये धौलाधार पर्वत जो है वो कुल्लू से होते हुए बंगाल क्षेत्र को पार कर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, ये जो धौलाधार पर्वत श्रेणी दिखाई देती है वो कुल्लू जिले से होते हुई बंगाल क्षेत्र को पार करके कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। ठीक है। और यह चंबा के हाथीधार के समांतर चलती है। तो हाथीधार कहाँ है, आपका हाथीधार चंबा में है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आगे है नदियाँ। नदियाँ जो है वो ब्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, आपके रोहतांग से निकलती है ना। और वो कुल्लू में प्रवेश करती है और मंडी के बाद पालमपुर तहसील के संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। और ब्यास नदी नदौन से होते हुए मिरथल के पास कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में चली जाती है। ठीक है। तो कहाँ चली जाती है आपकी ये पूछा जाता है कई बार कि मिरथल के पास कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में कौन सी नदी प्रवेश करती है। तो आपने याद रखना है वो है ब्यास नदी। ठीक है। बैजनाथ की पहाड़ियों से निकलने वाली बिनवा नदी संधोल में ब्यास में मिलती है। और न्यूगल नदी, देखो न्यूगल नदी याद रखनी है, ये ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। सुजानपुर टीरा के पास ब्यास में मिलती है। ठीक है। देहर और चक्की खड, ये भी दो नदियां हैं, देहर और चक्की खड। ठीक है। ये भी क्या करती है, एक कांगड़ा और पंजाब की सीमा बनाती है। ठीक है, ये जो दो खड है, छोटे छोटे मतलब नदियों के भाग। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कांगड़ा और पंजाब की सीमा बनाते हैं। तो झीलें जो है वो कांगड़ा में डल, करेरी एवं पोंग झीलें स्थित है। ठीक है, याद रखना है आपने, करेरी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो क से कांगड़ा और क से करेरी। ठीक है, इस तरह से याद रखना है, डल, करेरी और पोंग। ठीक है, पोंग झील भी आपके कहाँ पे स्थित है, वो आपके कांगड़ा में स्थित है। तो आज पढ़ेंगे हम कांगड़ा, जिसे कान का गढ़ भी कहा जाता है। ठीक है। तो कांगड़ा जिले के इतिहास के लिए हमें कांगड़ा रियासत, गुलेर रियासत, नूरपुर रियासत, शिवा, दतारपुर, बंगाल रियासतों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इनमें कांगड़ा रियासत जो है वो सबसे प्रमुख है। ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने बताया है कि कांगड़ा 1615 ईस्वी में कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन थॉमस कोरियाट था। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था, तो आपने याद रखना है, सबसे पहले आया था आपका थॉमस कोरियाट। कि कोट पहनने वाला जो है वो सबसे पहले कांगड़ा में आया था। इस तरह से आप ट्रिक लगा सकते हैं, कोट पहनने वाला थॉमस। ठीक है, कोट पहनने वाला थॉमस सबसे पहले कांगड़ा में 1615 में आया था। और कनिंघम के अनुसार सतलुज के बीच स्थित रियासतें कांगड़ा समूह की रियासतें थी, ये कनिंघम ने कहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी रखना याद नहीं है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि 1615 ईस्वी में कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था, कोट पहनने वाला थॉमस। ठीक है, कौन आया था, आपने याद रखना, कोट पहनने वाला। वहाँ तो आएगा आपको कि थॉमस कोरियाट था या मूरक्राफ्ट था या थेवेनॉट था। ठीक है, तो थॉमस कोरियाट सबसे पहले आया था, फिर थेवेनॉट आया था 1666 ईस्वी में, फिर आपका फोस्टर आया था 1783 ईस्वी में, और फिर मूरक्राफ्ट 1825 ईस्वी में, और बिगने जो है वो 1835 ईस्वी में आया था, और सबसे लास्ट में जो है वो बार्नस आया था, वो आया था आपका 1852 ईस्वी में। ठीक है, तो आपने सबसे पहले वाला याद रखना है और सबसे लास्ट वाला, कि पहले जो है
थॉमस कोरियाटे आया था, और उसके बाद जो है आपका थेवेनॉट आया था, और लास्ट में कौन आया था, बार्नस आया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और आपको ये तो पता ही है मूरक्राफ्ट 1820 या 22 के आसपास आया होगा, है ना, ये याद रखना है। और बार्नस का याद रखना है कि 1852 ईस्वी में जो है वो आपके कांगड़ा में आया था। ठीक है, इस तरह आपने ये मेन पॉइंट जो है याद रखना है इसमें से। ठीक है, आगे है कि कांगड़ा रियासत का प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन कांगड़ा जो है, कांगड़ा का जो किला था उसके लिए देखो कितने राजाओं ने युद्ध कर लिया था। कांगड़ा किला उनके लिए क्या हो गया था, एक सोना, जैसे आजकल सोने का भाव बढ़ गया है ना, वैसे ही सोना था कि जो कोई राजा आ रहे थे वो कांगड़ा किले, हमने कांगड़ा किला जीतना, कांगड़ा किला जीतना, है ना। देखो कांगड़ा किले के पीछे जो है वो पूरी दुनिया लूट पाट कर रही थी। तो वैसे ही आपके मुसलमान राजा जो है वो कांगड़ा किले के पीछे पड़ गए थे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन आए थे। और यही आपके क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, चाहे टेट है, टीजीटी है, पीएचडी है, कोई भी टेस्ट है उसमें आपका इसके बारे में पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा राजा आया था, है ना। और उसमें जो है वहाँ कांगड़ा का राजा कौन था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है कांगड़ा से रिलेटेड आते हैं। लेकिन मैंने आपको ऊपर करवाया कि आपने याद रखना है कि सबसे पहले कोट पहनने वाला आया था, और उसके बाद थेवेनॉट आया था, और लास्ट में आपने याद रखना है कि बार्न्स जो है 1852 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो बोलते हैं कि इसकी स्थापना जो है महाभारत युद्ध से पूर्व मानी जाती है, और कांगड़ा रियासत की स्थापना जो है वो भूमि चंद ने की थी। ठीक है, जिसकी राजधानी मुल्तान थी। इसी वंश के 204वें राजा सुशर्मा ने क्या किया था, कांगड़ा किले की स्थापना और उसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, याद रखना कि सुशर्मा ने जो है वो क्या किया था, त्रिगर्त में कांगड़ा के किले की स्थापना और उसको अपनी राजधानी बनाया था। तो त्रिगर्त का क्या अर्थ होता है, त्रिगर्त का शाब्दिक अर्थ है तीन नदियाँ, रावी, ब्यास और सतलुज के बीच जो भूभाग फैला है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिगर्त कहते हैं। बाणगंगा है, कुराली और न्यूगल के संगम स्थल को भी त्रिगर्त कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि बाणगंगा, कुराली और न्यूगल, ठीक है, इन तीन नदियों का नाम आपने याद रखना है कि इसके संगम स्थल को भी त्रिगर्त कहा जाता है। आगे है कि इनका नाम जो है कई किताबों में क्या दिया गया है, कई किताबों में जैसे आपके स्रोत है दिए हुए हैं ना, कोई ऐतिहासिक स्रोत है, कोई आपका साहित्यिक स्रोत है, कोई पुरातात्विक स्रोत है। तो उसमें जो है कांगड़ा को क्या क्या नाम दिया गया है। तो कहा जाता है कि पद्म पुराण और कनिंघम के अनुसार जो है वो जालंधर नाम दानव जालंधर से लिया गया है, जिसको भगवान शिव ने मारा था। और त्रिगर्त रियासत की राजधानी नगरकोट थी, जिसे भीमकोट, भीमनगर और सुशर्मापुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि फरिश्ते जो है वो कोट पहन के आते हैं। मैंने ऐसे याद रखा है कि फरिश्ते जो है वो कोट पहन के आते हैं, तो भीमकोट, फरिश्ता ने इसे क्या नाम दिया था, भीमकोट नाम। ठीक है, और आपके इसने फरिश्ता ने इसे भीमकोट, और उत्वी ने जो है इसे भीमनगर कहा था। उत्वी जो है वो नगर को बसाने वाला था, और फरिश्ता जो है वो कोट पहनने वाला था, और अलबरूनी ने इसे नगर कोट की संज्ञा दी थी। आपने इसमें से एक याद रखना है, जैसे मैंने जैसे याद रखा है कि फरिश्ता जो है वो कोट पहन के आते हैं। ठीक है, और उत्वी ने जो है इसे भीमनगर नाम दिया। तो इस तरह से आपने एक दो भी आपको याद होंगे ना, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हो कि देखो फरिश्ता ने तो इसे भीमकोट कहा था, तो उत्वी हो सकता है जिसने इसे भीमनगर कहा होगा, लेकिन अलबरूनी जो है इन्हें इसे नगरकोट की संज्ञा दी थी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखने की ट्रिक है ये कि उत्वी जो है वो नगर में रहता था। ठीक है, तो आप इसको भीमनगर कह सकते हैं।
या उत्बी जो है वो भीम के पास रहता था। इस तरह भी आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और पुस्तकों में विवरण त्रिगर्त नाम देखो, अब त्रिगर्त जो नाम है वो महाभारतों में भी मिलता है, पुराणों में भी मिलता है और राजतरंगिणी में भी मिलता है। क्योंकि आपका कांगड़ा जो है वो जम्मू, मैप में भी देखा होगा आपने, जम्मू कश्मीर के नज़दीक है। तो जो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी थी, ठीक है, उसमें भी आपका कांगड़े का वर्णन मिलता है, ठीक है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में त्रिगर्त को आयुधजीवी संघ कहा गया है। और पाणिनि की जो किताब है ये आपको पता है कि कौन सी है, अष्टाध्यायी, ठीक है। तो इसको त्रिगर्त को क्या कहा उन्होंने, आयुधजीवी संघ कहा। आयुधजीवी कौन होते हैं, जो हमेशा युद्ध में लगे रहते हैं, योद्धा या सिपाही, ठीक है। तो पाणिनि ने आयुधजीवी संघ कहा था, ठीक है। आगे है महाभारत काल। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जो है सुशर्मा ने कौरवों का पक्ष लिया था। उसने मत्स्य देश के राजा विराट पर आक्रमण भी किया था। तो कांगड़ा का अर्थ है कान का गढ़, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसलिए इसमें पुरातात्विक स्रोत भी है, साहित्यिक स्रोत भी है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कौन जो है, किसने जो है यहाँ पे क्या क्या नाम दिया था, ठीक है। तो देखो अब अष्टाध्यायी पाणिनि ने जो है इसे आयुधजीवी संघ कहा है ना। और इसका वर्णन जो है महाभारत और पुराण और राजतरंगिणी में भी मिलता है। आपको पूछ लिया जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि किसने किसने जो है, किसमें जो है वो आपके कांगड़ा का वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे है यूरोपीय यात्री, जो मैंने आपको पहले ही याद करवा दी थी कि सबसे पहले कोट पहनने वाला आया, ठीक है। तो आपने याद रखना है, सबसे पहले कोट पहनने वाला आया थॉमस कोरियाट, और फिर आया थेवेनॉट 1666 ईस्वी में, और फिर आया 1783 ईस्वी में फोस्टर, और 1832 ईस्वी में विलियम वोरक्राफ्ट, जो कि गलत है, 32 में नहीं, 20 में होना चाहिए, 1820 में विलियम वोरक्राफ्ट। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, बार्नस। बार्नस कितने में आया, 1852 ईस्वी में, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना है कि 1852 ईस्वी में जो है वो कौन आया था, बार्नस आया था, ठीक है। इस तरह से आपने नोट करना है, और इस तरह से याद रखना है कि पहले कोट पहन के आया गया था और लास्ट में बार्नस आया था। और ये तो सबको याद है कि विलियम वोरक्राफ्ट जो है वो कब आया था, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट करेंगे एक दूसरे से, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगी, ठीक है। एक बार नहीं, 2-3 बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो राजतरंगिणी के अनुसार क्या कहा गया है कि 470 ईस्वी में श्रेष्ठ सेना और 520 ईस्वी में प्रवर सेना, ये भी दोनों कश्मीर के राजा ने त्रिगर्त पर आक्रमण कर उसे जीता था, ठीक है। हेनसांग 635 ईस्वी में कांगड़ा के राजा उदितो के मेहमान बनकर कांगड़ा आए। वह पुनः 643 ईस्वी में कांगड़ा आए। कांगड़ा के राजा पृथ्वी चंद ने कश्मीर के राजा संकरमन बर्मन के विरुद्ध युद्ध किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जब हेनसांग जो है वो कांगड़ा आया था तो वह किसके मेहमान बन करके आए थे। तो आपने याद रखना है कि वो उदितों के मेहमान बन करके जो है कांगड़ा में आए थे, ठीक है। आगे करेंगे मध्यकालीन इतिहास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऊपर जो मैंने आपको बताया कि यूरोपीय यात्री सबसे पहले कौन आया था, और इसका वर्णन जो है किन किन पुस्तकों में दिया गया है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, तो वो आपने याद रखना है, ठीक है। आगे है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जो है वो 1009 ईस्वी में आया था। तो उसने हिंद के राजा आनंदपाल और उसके पुत्र ब्रह्मपाल को हराकर कांगड़ा पर आक्रमण किया। देखो कांगड़ा किले के पीछे कैसे पड़ गए थे लोग कि हमने भी लेना, हमने भी लेना, सब कांगड़ा किले के पीछे भागे जा रहे थे, ठीक है। उसमें कांगड़ा का राजा कौन था, जगदीश चंद्र था, ठीक है। तो आपने कैसे याद रखना है, महमूद गजनवी लिखना है और उसके आगे लिखना है कांगड़ा का राजा जगदीश चंद्र। महमूद गजनवी कैसा था कि वो सारे संसार को अपने अधीन करना चाहता था, है ना।
तो वैसे आप याद रख सकते हैं कि सारे संसार को अपने अधीन करने वाला महमूद गजनबी और जगदीश चंद्र। ठीक है, महमूद गजनबी जो है वो जगदीश चंद्र राजा के समय में कांगड़ा में आक्रमण किया था। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि महमूद गजनबी जो है वो पूरे संसार को अपने अधीन करना चाहता था, तो उसका क्या अर्थ हुआ है, जगदीश चंद्र। जग मतलब पूरा संसार। ठीक है, आगे है कांगड़ा किला। 1043 ईस्वी तक तुर्कों के कब्जे में रहा। 1043 ईस्वी में कांगड़ा किला तोमर राजाओं ने आज़ाद करवाया। फिर वह पुनः तुर्की के कब्जे में आ गया। ठीक है, तुर्कों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो 1060 ईस्वी में कांगड़ा राजाओं ने पुनः कांगड़े किले पर कब्जा कर लिया। आगे हैं जसवान। 1170 ईस्वी में पदमचंद और पूरबचंद जो जसवान राज्य के संस्थापक थे, कांगड़ा पर राज किया। पूछ भी लिया जाता है कि जसवान राज्य का संस्थापक कौन था, तो कौन था, पदमचंद और पूरबचंद। पूरबचंद माना जाता है। ठीक है, कांगड़ा पर राज किया। तो पूरबचंद ने अपने बड़े भाई पदमचंद से रुष्ट होकर जसवा नामक राज्य की स्थापना की। लिखा है ना पूरबचंद ने। ठीक है, तो जसवा कांगड़ा के सबसे पहले निकलने वाली शाखा या रियासत भी थी। पूछ भी लिया जाता है कि जसवा जो है वो कहाँ से निकली थी, तो आपके कांगड़ा से निकली थी। इसकी राजधानी राजपुर थी। इसके शासक जसवाल कहलाते थे। आगे है हृदय चंद्र। त्रिगर्त के राजा हृदय चंद्र ने अपनी पुत्री लक्षणा का विवाह कीर ग्राम के राजा लक्ष्मण चंद्र के साथ किया था, जो उसका अधीनस्थ जागीरदार था। बैजनाथ के शिलालेख जो शारदा लिपि में है, इसमें शक सम्मत 1126 अंकित है, जो ईसा का वर्ष 1204 है, इसके द्वारा पता चलता है। आगे है तुगलक। ठीक है, तो तुगलक कौन था, तुगलक के टाइम में जो है वो पृथ्वी चंद वहाँ का राजा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक कि 1337 ईस्वी के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा था। ठीक है, कौन, पृथ्वी चंद। तो ये आपने याद रखना। देखो पहले आया जगदीश चंद, अब आया पृथ्वी चंद। तो आपको मैंने बताया कि महमूद गजनबी जो कैसा था, वो पूरे संसार को अपने अधीन करना चाहता था। तो संसार से जगदीश चंद। ठीक है, और ये पृथ्वी को अपने अधीन करना चाहता था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक कि पृथ्वी के बिना मोहम्मद कुछ नहीं है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि पृथ्वी के बिना मोहम्मद कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसने जब आक्रमण किया वहाँ का राजा पृथ्वी चंद था। और जब फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया, तो वहाँ का राजा रूपचंद था। फिरोज को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फिरोज जो है वो बहुत सुंदर था, उसका रूप बहुत सुंदर था। इमेजिन जो है आप कर सकते हैं कि फिरोज जो है वो बहुत सुंदर रूप वाला था, है ना। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया, तो कांगड़ा का राजा कौन था, रूपचंद था। ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है कि किस तरह से आप ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, रूपचंद का नाम मानिक चंद के नाटक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, धर्मचंद नाटक में भी मिला है, जो 1562 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। तो मानिक चंद ने जो नाटक लिखा था उसका नाम क्या था, धर्मचंद नाटक। तो उसमें जो है वो रूपचंद का नाम भी मिलता है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो किताबों का बहुत शौकीन था, किताबें पढ़ने में बहुत रुचि रखता था। तो उसने जो है वहाँ देखा कि ज्वालामुखी मंदिर में जो है वो बहुत सारी पुस्तकें पड़ी है। जब उसने देखा तो वो उनको पढ़ना चाहता था, लेकिन वो हिंदी भाषा नहीं जानता था। ठीक है, तो उसने जो है वहाँ से 1300 पुस्तकें ले गया और उनका अनुवाद जो है फारसी भाषा में करवा दिया। फारसी भाषा में किसके द्वारा करवाया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1300 किताबें जो है वो ज्वालामुखी मंदिर से ले गया था, तो उसका अनुवाद जो है वो दलाल ए फिरोजशाही के नाम से किसने किया, इजुद्दीन खालिद खानी ने किया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि 1300 पुस्तकें जो है वो किस भाषा में, 1300
पुस्तकें फारसी भाषा में अनुवादित की गई। और किसने किया अनुवाद? इजुद्दीन खालिद खानी ने। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नसीरुद्दीन ने 1309 ईस्वी में भागकर नगरकोट पहाड़ियों में शरण ली थी। तब कांगड़ा का राजा सागर चंद था। कांगड़ा के राजा रूपचंद ने 1360 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तब कांगड़ा का राजा कौन था? सागर चंद था। और कांगड़ा के राजा रूपचंद ने 1360 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी। तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा राजा ऐसा था जो आक्रमण करते करते दिल्ली तक पहुंच गया था। तो कौन था? राजा रूपचंद। इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे आप कि मोहम्मद बिन तुगलक और राजा रूपचंद। मैंने आपको सारे को रिलेट करवा दिया। इस तरह से आप एक चार्ट बना सकते हैं कि मोहम्मद गजनबी के टाइम में कौन था, ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कौन था, और उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक के टाइम में कौन था, है ना। इस तरह से आप जो है रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे है तैमूर लंग। जब कांगड़ा का राजा मेघचंद था तो उसमें जो है तैमूर ने वहाँ पर आक्रमण कर लिया। ठीक है, 1398 ईस्वी के आसपास जो है मेघचंद के समय जो है वो तैमूर लंग ने आक्रमण कर लिया। पूछ भी लिया जाता है कि 1398 ईस्वी में किसने जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था, तो वो था आपका तैमूर लंग। 1399 ईस्वी की वापसी में तैमूर लंग के हाथों दमेहरी को लूटा गया। हंडूर के राजा आलमचंद ने तैमूर लंग की मदद की थी। ठीक है, किसने मदद की थी? आलमचंद ने। ठीक है, ये आपने याद रखना है किसने मदद की थी। वो की थी आपके आलमचंद ने। आगे हरिचंद। हरिचंद और करमचंद। कहा जाता है कि हरिचंद वन जो है जो 1405 ईस्वी में, ठीक है, हरिचंद ने जो है वो ग्लेर की स्थापना की थी। तो हरिचंद जो है एक बार शिकार के लिए गए थे, जहाँ वे कुएं में गिरकर अपने सैनिकों से बिछड़ गए और कई दिनों तक नहीं मिले। कई पहले दिन, फिर महीने, फिर अंत में जो है उनको मरा समझ लिया और उनके भाई करमचंद को राजा बना दिया गया। तो हरिचंद को 21 दिन बाद एक व्यापारी राहगीर ने खोजा। एक व्यापारी वहाँ से जा रहा था तो उसने देखा कि वहाँ कुएं में कोई गिरा है। तो हरिचंद को अपने भाई के राजा बनने का समाचार जब मिला तो उसने हरिपुर में किला और राजधानी बनाकर गुलेर राज्य की 1405 ईस्वी में स्थापना की। पूछ लिया जाता है कि गुलेर राज्य की स्थापना जो है किसने की और कब की। तो गुलेर राज्य की स्थापना हरिचंद के द्वारा 1405 ईस्वी में की गई। ठीक है, आपने मेन पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ना वही याद करने हैं। आज भी गुलेर को कांगड़ा के हर त्योहार उत्सव में प्राथमिकता मिलती है क्योंकि वह कांगड़ा वंश के बड़े भाई द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो संसार चंद वन करमचंद का बेटा था जो 1430 ईस्वी में राजा बना। आगे है धर्मचंद। शेरशाह सूरी जो 1528 ईस्वी में आया था, तो जब वह आया तो वहाँ धर्मचंद जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं का समकालीन कांगड़ा का राजा था। कौन था? धर्मचंद। शेरशाह सूरी। सूरी कैसे होते हैं कि वो बहुत धर्म को मानते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि सूरी जो है वो बहुत धर्म को मानते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि धर्मचंद जो है वो शेरशाह सूरी का समकालीन कांगड़ा का राजा था। ठीक है, धर्मचंद के शासनकाल में 1562 ईस्वी में माणिक चंद नामक एक भट्ट ने धर्मचंद नामक नाटक भी लिखा था जिसमें कांगड़ा के राजा रूपचंद और दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह का वर्णन मिलता है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया था कि एक नाटक था धर्मचंद नामक नाटक, किसने लिखा था? माणिक चंद ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और इसमें किसका वर्णन मिलता है? राजा रूपचंद और दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह का। ठीक है, आगे करेंगे मुगल वंश। तो धर्मचंद, माणिक चंद, जयचंद और विधि चंद ये किसके समकालीन राजा थे?
ये अकबर के समकालीन राजा थे। ये आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार जो है इकट्ठा ही पूछ लिया जाता है। जैसे मानिकचंद, जयचंद और विधिचंद ये किसके समकालीन राजा थे? तो अकबर के समकालीन राजा थे। राजा जयचंद को अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद्र की सहायता से बंदी बनाया था। राजा जयचंद के बेटे विधिचंद ने 1572 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। अकबर ने हुसैन कुली खान को कांगड़ा पर कब्जा कर राजा बीरबल को देने के लिए भेजा। तो तबाकत ए अकबरी के अनुसार खान जहां ने 1572 ईस्वी में कांगड़ा किले को कब्जा कर लिया, परंतु हुसैन मिर्जा मसूद मिर्जा के पंजाब आक्रमण की वजह से उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। अकबर ने टोडरमल को पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए भेजा। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि किसको जो है पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए भेजा था? तो टोडरमल को भेजा था। ठीक है, 1509 ईस्वी में विधिचंद ने पहाड़ी राजाओं से मिलकर विद्रोह किया, परंतु उसे हार नहीं मिला। और ये इकट्ठी